दिल्ली के सुरजीत भवन आईटीओ में 4 जनवरी को अम्बेडकरी महिला मंच द्वारा सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय दलित महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का संघर्ष, योगदान और उपलब्धियां रहा। कार्यक्रम में शिक्षा, सामाजिक न्याय और दलित महिला अधिकारों पर केंद्रित विचार विमर्श हुआ। मंच की मीडिया प्रभारी अनुराधा चौधरी ने अपने वक्तव्य से जानकारी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर गीता सहारे, प्रख्यात शिक्षाविद, ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को केवल ज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक मुक्ति का औजार बनाया। उन्होंने कहा कि आज भी दलित महिलाओं की शिक्षा सबसे बड़ा सामाजिक प्रश्न है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लेखक और चिंतक चंद्रभान प्रसाद ने कहा कि सावित्रीबाई फुले का संघर्ष भारतीय लोकतंत्र के मूल विचारों से जुड़ा है। विशिष्ट अतिथि आरफा खानम शेरवानी ने सावित्रीबाई फुले को पितृसत्ता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बताया। डॉक्टर रतनलाल ने शिक्षा और सामाजिक चेतना के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला, जबकि डॉक्टर सुभाष चंद्र ने दलित महिला शिक्षा की संरचनात्मक चुनौतियों को रेखांकित किया। एडवोकेट रूबी ने संवैधानिक अधिकारों और दलित महिलाओं की न्याय तक पहुंच पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन अनीता भारती ने किया। शालिनी ने प्रस्ताव रखा कि अनुराधा चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर प्रथम सावित्रीबाई फुले अवार्ड चित्रकार मालविका राज को प्रदान किया गया। प्रत्यक्ष कायला की गीत प्रस्तुति विशेष आकर्षण रही। की व्यवस्था के लिए हम दिल्ली के हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में हैं और यहाँ अभी अभी सावित्रीबाई फुले पर उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम हुआ है। तो आयोजक जो महिला किसकी तरफ से हुआ था ये कार्यक्रम? ये अम्बेडकरी महिला मंच की तरफ से कार्यक्रम रखा तो गया। आप क्या हैं मंच के? मैं इसमें मीडिया प्रभारी हूँ। जी जी। तो इस कार्यक्रम के बताइए कि क्या कार्यक्रम हुआ है? ये कार्यक्रम हुआ आज, कल माता सावित्रीबाई फुले की जयंती थी। जी जी। तो उसके उपलक्ष्य में हुआ है? इसके उपलक्ष्य में आज हमने ये प्रोग्राम रखा। जी जी। और इसमें जो मुख्य अतिथि थी वो गीता सहारे जी थी, प्रोफेसर गीता सहारे जी, और विशिष्ट अतिथि में चंद्रभान जी, डॉक्टर रतनलाल सर और एडवोकेट रूबी और सुभाष जी। जो समारोह का आयोजन करने का क्या उद्देश्य था? ये देखिए, 6 महीने पहले, करीब 6-7 महीने पहले से हम महिलाएं जो इसकी सदस्य हैं, हम लोग का विचार मंथन चल रहा था कि हमारा एक मंच ऐसा होना चाहिए पूरे देश भर में, जब भी कहीं दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न की या उनके साथ दुर्व्यवहार की समस्या आती है। या महिलाओं पर? नहीं, बाद में उनको भी जोड़ेंगे। अभी तो दलित महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का ज़्यादा हो रहा है। तो जहाँ से शुरुआत हुई तो कुछ केसेस हुए, तो हमने कहा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और हमें भी एक मंच बनाना चाहिए, सरकार तक पहुँचना चाहिए अपनी बात को लेकर के। ऐसे बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होगा, और सत्ता कोई भी आए जाए, लेकिन दलितों का मामला हमेशा से रहा है। एक तो दलितों का और एक दलित महिला का। दलित महिलाओं का मामला हमेशा से रहा है। तो 29 जो नवंबर अभी बीता है, आज करीब 1 महीना 4 दिन हो गए, तो 29 नवंबर को ये अम्बेडकरी महिला मंच का गठन हुआ। तो हम लोग पहला ही अपने देश की राजधानी में कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद हम दूसरे राज्यों में और शहरों में भी करेंगे। तो इसकी जो महिला मंच की और दूसरे प्रांतों में भी ब्रांचेज करेंगे आप? हाँ, आज के दिन रायबरेली में भी इसको मनाया जा रहा है, वहाँ पे भी महिला मंच की तरफ से वहाँ पे भी गठन हुआ है। तो वहाँ पे सुमित्रा रावत जी और संगीता रावत जी कर रहे हैं। और महिला मंच से दूसरे प्रांत में जुड़ना चाहें तो क्या करें, कैसे करें आप? सदस्य बन जाए, जुड़ जाए। हाँ, उसमें कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, बस काम करना है, अलग जगह नहीं है, पूरे देश भर में महिलाओं तक पहुंचना है, अपनी बातें रखनी है, संगठित होना है, बस इतना ही। तो और अंतिम प्रश्न है आपसे, तो सावित्रीबाई फुले का जो 100 कौन सी जयंती है? 195। तो अब क्या कहेंगे आप? 200 जयंती होने वाली है 5 साल बाद, तो हो जाएगा, तो कैसे क्या हो जाएगा? देखिए, 195 साल को मत जोड़िए आप, आज़ादी के बाद से जोड़िए, जब हमें अधिकार मिला बोलने का। उसके पहले का तो दौर ही अलग था। लेकिन सावित्रीबाई जी हमारे आज जिंदा है, आगे भी सदियों तक जिंदा रहेंगी। वो अपने कामों की वजह से हैं। अकेली महिला ऐसी है कि अकेली महिला शिक्षिका होने का उनको गौरव प्राप्त है, जिन परिस्थितियों में उन्होंने अलग जगाई शिक्षा की। तो इसीलिए हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। बाकी लोग तो ऐसे नहीं थे, नहीं हिम्मत कर पाए। अब वो देखिए कि महिलाएं आ रही हैं। सावित्रीबाई फुले की जो जयंती है पूरे राष्ट्र में मनाई जाती है, अलग अलग जिलों में मनाई जाती है, गाँव में तक भी मनाई जाती है। हाँ, मनाई जाती है।
लेकिन ये पहले संभव नहीं था। अब जैसे महिलाएं पढ़ रही हैं, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और समझदार हो रहे हैं लोग कि नहीं, हमें आवाज़ उठानी है, हमें अपने लोगों को आगे लाना है ना, तो फिर हम लोग मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं उषा किरण। हाँ जी, आज यहाँ हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में आए हैं। क्या कार्यक्रम है? आज सवित्री जी फुले का जो कल जन्मदिन था 3 तारीख को जनवरी में, जी जी। तो उसको आज एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें जो हमारी प्रतिभावान महिलाएं हैं जी जी। उनको सम्मानित भी किया गया। हाँ। और इसके अंदर अनीता भारती जी जो है उनके द्वारा मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ। हाँ। और मुझे अच्छा लगता है और मैं इसके लिए सवित्री जी के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैं खुद एज ए लेक्चरर वर्क कर रही हूँ। जी जी। कहाँ लेक्चरर हैं आप? BRDS के भी प्रसाद नगर स्कूल में। जी जी। बट अब मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ क्योंकि मैं रिटायर हो चुकी हूँ। जी जी जी। अच्छा, तो ये जी। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाना क्यों जरूरी है अब? हाँ, मैं अब उसी पे आना चाहती हूँ। सावित्रीबाई फुले जी को मैं अपने से कोऑर्डिनेट करके बताती हूँ कि मैं 2.25 लाख सैलरी लेने के बाद भी वो जज्बा नहीं रखती जो उस समय सावित्रीबाई फुले जी ने घर घर से बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली हाँ। बुला के शिक्षा दी। जी जी। और ये जो शिक्षा दी गई ये साधारण काम नहीं था, आज भी नहीं है साधारण, लेकिन समाज सेवा के नाम पे उन्होंने ये सब और शिक्षा के महत्व को समझते हुए उनको पता लग गया था कि जब तक शिक्षा घर घर नहीं पहुंचेगी और स्पेशली महिलाओं तक नहीं पहुंचेगी, लड़कियों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक किसी भी समाज और देश का उद्धार होना नामुमकिन है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब ज्योतिबा फूले जी ने उनको पढ़ाया लिखाया और वो खुद इतने अच्छे पति पत्नी थे, वो उदाहरण भी है अपने आप में कि पति पत्नी दोनों मिलके बहुत कम मिलेंगे जो मिलके काम करते हो समाज के लिए भी और शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने विशेष काम किया कि मैं उनका एक इंसिडेंट बताती हूँ जो अक्सर मेरे को कोंदता है कि वो जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर महिलाएं ही गंदा डालती थी, पानी, गोबर का पानी, गंदा बर्तन, 2 साड़ी रखती थी वो। नहीं तो वो अपने लिए अलग से साड़ी लेके जाना और फिर वापस अपने आप को साड़ी बदल के फिर पढ़ाने बैठ जाना। मैं उस जज्बे को सलाम करती तो हूँ। आप रिटायर्ड अध्यापिका हैं, तो आप अपने स्तर पर क्या कर रही हैं? मेरा PhD का टॉपिक ही सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर ही है और वो इंटरनेशनल महिलाओं से कंपेयर है मेरा, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है मैंने अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे भी सावित्री जी फुले जी का व्यक्तित्व नहीं ढूंढ पाई कि मैं उनके बराबर का कोई एक और व्यक्तित्व सामने पढ़ने को मुझे मिले, तो मैं इसलिए उस पर डीप और गहरा एक अपना स्टडी शोध करना चाहती हूँ। गरीब आदमी की ताकत है। इट इज एक्न टू कंफर्ट मदर मेड, यह माँ के गोद के में जो कंफर्ट है उसके बराबर है। तो उन्होंने ये क्यों कहा सावित्रीबाई फुले ने कि मदर इंग्लिश हैज कम। इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इन्होंने इस बात को कब कहा। इस कविता को उन्होंने 1854 में कहा। 1854 का स्पेशल सिग्निफिकेंस भारत में क्या है, क्योंकि 1854 में ही लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ, इंग्लिश एजुकेशन। तो जब सावित्रीबाई फुले इंग्लिश को माँ के रूप में कह रहे हैं और इंग्लिश यू हैव कम, मतलब इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज स्टार्टेड इन इंडिया, यह उनका दर्शन था। और उस समय उनकी उम्र मात्र 23 ईयर्स, 23 वर्ष की उस समय उनकी उम्र। तो कितना दर्शन था उनका कि अब इंग्लिश एजुकेशन आई है भारत में तो मनु का राज यहाँ नहीं चलेगा। अभी कुछ बातें डॉक्टर रत्नलाल साहब कह रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दलित समाज में जो सोचते हैं कि कुछ चेंज नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं, गांव-गांव में हैं। अभी राजस्थान से बिलोंग करने वाले एक यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर धवन। हाँ डॉक्टर साहब, इनसे मैंने पूछा कि क्योंकि मैं गांव-गांव घूमता रहता हूँ तो पूछता रहता हूँ,
सफेद कपड़े पहनने पर क्या पाबंदी थी राजस्थान में? कभी इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी बताया करते थे या ग्रैंडफादर बताया करते थे कि सफेद कपड़े पहनकर आप दलित बस्ती से बाहर नहीं आ सकते थे। ये अभी सुबह मुझे बता रहे थे। मैं ये मेरी इस पर पूरी रिसर्च है कि किस तरह से दलितों को सफेद कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। और मेरे बचपन में जो इंदिरा गांधी बहुत सस्ते रेट में न के बराबर जो पैसा लगता था, मार्किन के कपड़े दलित लोगों को राशन की दुकान से मिलता था। वह मार्किन भी दो तरह का होता था। एक मार्किन कपड़ा जो मिल से अनवॉश्ड आता था, उसको धुलने के बाद वो सफेद हो जाता था। तो बाबू साहब लोग या इस तरह के लोग उसको पहनते थे, तो उसको उससे जो है रजाई गद्दे वगैरह उसके ऊपर लगवाते थे। और कुछ लोग उसमें भी गरीब थे तो उसकी धोती बनवा लेते थे। एक मार्किन का कपड़ा होता था जो धुलने के बाद भी पीला ही बना रहता था। तो जो आज के नौजवान हैं जो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ है इस देश में, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि शायद उनके ग्रैंड पेरेंट्स को अपने पैसों से खरीदे हुए व्हाइट कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। और यह मेरे गांव से लेकर के, राजस्थान से लेकर के तमिलनाडु के गांव तक, केरल के गांव तक, बंगाल के गांव तक, पंजाब के गांव तक, इस पर बहुत सारे हमले हुए हैं दलितों को के ऊपर। जो केरल के महान क्रांतिकारी अय्यंकाली साहब थे, 1907 का जो उनका मार्च निकला था, जो उन्होंने बैलगाड़ी पर बैठ के निकाला था, उसमें कई एक साथ विद्रोह किए उन्होंने। पहला विद्रोह यह कि बैलगाड़ी पर कोई अछूत उस समय चल नहीं सकता था। उसकी गाड़ी मेन स्ट्रीम सड़क पर नहीं चल सकती थी। वह सफेद रंग के साफे नहीं बांध सकता था। उसके बैल जो है, बैलों के गले में घुंघरू नहीं हो सकती थी। और साथ में हथियार लेकर नहीं चल सकता था, डैगर। वह उन्होंने सारा एक साथ किया और उन पर हमले हुए। उन्होंने मुकाबला किया। तलवार का छोटा हिस्सा होता है, उसको चाकू से बड़ा, तलवार से छोटा, डैगर है। हिंदी पता नहीं ठीक से मुझे नहीं मालूम।